आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चीज वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। वैद्युत स्थिति ऊर्जा को बताने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर प्लास्टिक रबर की कोई वस्तु है और रबर की वस्तु को अगर हम खींच करके ऐसे दोनों साइड में बांध दें और 10 दिन के बाद से आकर के बीच से रबर को काटें तो रबर दोनों ओर क्या होता है, खींच जाता है अपने आप। कौन खींच रहा है उसको? 10 दिन पहले हमने रबर को जो खींचा था, कार्य किया था, वह कार्य उस रबर के अंदर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया था और 10 दिन के बाद से काटा तो वही ऊर्जा उसको दोनों तरफ खींच दिया। ठीक ऐसे ही वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है? अब ध्यान दीजिए, दो समान आवेश हो, एक प्लस और एक प्लस, और दोनों को हम क्या करें, पास पास लाएं। ज्यों-ज्यों नजदीक आएगा त्यों-त्यों हमारे हाथ द्वारा लगने वाला बल अधिक होगा। अब बल जब अधिक होगा तो कार्य भी अधिक होगा। और जब हम ऐसे ला करके दोनों आवेशों को ऐसे रोके रहें और जो ही हाथ को हम खींचेंगे दोनों आवेश क्या होंगे, भाग जाएंगे, दूर हटेंगे। क्यों हटेंगे? क्योंकि हमने उनको पास लाने में जो कार्य किया था वो उनके अंदर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है। तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी, इसको जरा ध्यान दीजिए। दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन्हें अनंत से परस्पर निकट लाकर उस निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ये अगर प्लस और प्लस है, प्लस क्यू आवेश, इसको भी लाया अनंत से और इसको इधर से लाया अनंत से। हमने इसको लाया ऐसे 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 ला रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, करते करते अगर कुछ दूरी पर ला दें और ला के छोड़ें तो क्या ये दोनों यहीं पे रहेंगे? दूर भाग जाएंगे। यानी ज्यों-ज्यों नजदीक लाएंगे त्यों-त्यों क्या बढ़ेगी, हमें कार्य अधिक करना पड़ेगा और कार्य जब अधिक करना पड़ेगा तो इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। तो कर सकते हैं कि समान आवेश, नोट कर लें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, नोट में आप लिख सकते हैं। नोट में नंबर 1, समान आवेशों को परस्पर पास लाने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और दूर ले जाने पर घटती है। समान आवेश को पास लाने पर वैद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी और दूर ले जाएंगे तो हमें लेके जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप धक्का मारेगा, हाथ हटेगा, ऐसे ऐसे हटेगा तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा घटेगी। नंबर दो, विपरीत आवेशों को पास लाने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटती है और दूर ले जाने पर बढ़ती है। इसको एक डायग्राम से समझा रहे हैं आप लोगों को, एक डायग्राम भी बना सकते हैं आप। अगर एक प्लस प्लस माइनस माइनस
इनके बीच में पास पास जब लाएंगे, ऐसे पास पास जब इसको लाएंगे तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा को बोलते लिखते हैं U से। यह जो है क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि हम नजदीक लाने में वर्क ज्यादा, ये पास आना ही नहीं चाहेंगे, पसंद ही नहीं करेंगे, दूर दूर हटेंगे, तो जबरदस्ती लाना पड़ेगा, इसलिए ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, कार्य अधिक करना पड़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी। और दूर ले जाने पर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे दूर ले जाने पर वैद्युत स्थिति जो ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। अगर विपरीत आवेश है, प्लस है और यहाँ माइनस है, तो अपने आप इसको दबाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप खींच लेंगे, इसलिए यहाँ पर ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। और ये दूर जाने में बड़ी दिक्कत होगी, खींचना पड़ेगा ऐसे, इसलिए वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो आवेश है हमारे पास Q1 और Q2 बिंदु A और B पर। देखिए दोनों आए कहां से हैं, ये Q1 को भी कहां से लाया गया है, अनंत से, और Q2 को भी कहां से लाया गया है, अनंत से। तो हमें निकालना है इन दोनों के कारण इसके अंदर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो लिखेंगे माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। वैद्युत विभव के परिभाषा से एकांक आवेश को आवेश Q1 से, एकांक आवेश को आवेश Q1 से स्मॉल r दूरी पर लाने में किया गया कार्य इज इक्वल टू आवेश Q1 से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव। ध्यान दीजिए, वैद्युत विभव की परिभाषा क्या बताया गया आप लोगों को याद करिए कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। या आप भी निकाले हैं आवेश Q1 से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव कितना होगा, ये इज इक्वल टू 1/4 पाई, भी बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 बाई r, समीकरण नंबर 1। फिर देखिए एकांक आवेश को आवेश Q1 से स्मॉल r दूरी पर लाने में किया गया, Q1 से स्मॉल r दूरी पर इस Q2 को कहां से लाए होंगे, अनंत से। Q2 क्या है, एकांक आवेश है, और इक्वल टू क्या होगा, आवेश Q1 से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव। V इज इक्वल टू W/Q2, क्योंकि अनंत से किसको लाए हैं, Q2 से, तो यहां से W बराबर हो जाएगा V इंटू Q2, या W इक्वल टू V की वैल्यू है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 बाई R इंटू Q2, या W बराबर हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R। किया गया यह कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किया गया यह कार्य, किया गया यह कार्य वैद्युत
स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात इस W को लिखेंगे यहाँ पर U बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R। ये फार्मूला हम याद रखेंगे दो बिंदु आवेशों के बीच में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो से अधिक, जैसे मेरे पास ऐसे एक ट्रायंगल मान लीजिए है इस तरह से, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट सी है। ए पर Q1 आवेश है, बी पर Q2 आवेश है, सी पर Q3 आवेश है। इसके बीच की दूरी R12 है, इसके बीच की दूरी R23 है, इसके बीच की दूरी R31 है। ऐसे 1 2 2 3 3 1 ऐसे है। पूछा जाए कि इस निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो ज्ञात कैसे करेंगे? देखिए, तीन, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखेंगे निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, हालांकि कर सकते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, U बराबर U12 प्लस U23 प्लस U31, ये 1 होगा। तो U12 का मतलब 1 और 2 के बीच में कितना होगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R12 प्लस इन दोनों के बीच में 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q2 Q3 Q2 Q3 अपान R23 प्लस इन दोनों के बीच में 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q3 Q1 अपान R31। सब में कॉमन हो जाएगा, U बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0। तो बचेगा एक Q1 Q2 बाई R12 Q2 Q3 बाई R23 प्लस Q3 Q1 बाई R31। इस तरह से निकाल लेंगे। अगर 4 आवेश है तो चारों के बीच में 5 है, मल्टीपल है, किसी भी है, जितने भी आवेश हो हर दो के बीच में निकालेंगे सबको, क्योंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशियों को सिंपल मैथमेटिक्स की तरह से जोड़ देते हैं। अगर प्लस आवेश रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। ये ध्यान देना है। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि एक कुल निकाय है तो उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अगर ऐसे हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है, अब वैद्युत क्षेत्र को बनाए भी हैं ऐसे, वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, वैद्युत क्षेत्र E। हम इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, इसको हमें घुमाना है। तो ऐसे जब घुमाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हम कि वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर घुमाया गया है। यहाँ पर है -Q और यहाँ पर है +Q, और आप जानते हैं इनके बीच की दूरी होती है 2L। अब जब घुमाएंगे इसको तो आप जानते हैं प्लस आवेश पर जो फोर्स लगेगा वह इस डायरेक्शन में लगेगा, F बराबर QE, F बराबर QE, और इस दिशा में लगेगा
F बराबर माइनस क्यू ई, फोर्स लगता है। और जब फोर्स रहेगा उसके देखिए इस दिशा में लग रहा है और इधर लग रहा है, तो ये चाहता है हम इसको इधर खींचें, ये चाहता है हम इसको इधर खींचें, यह अपने वैद्युत क्षेत्र के दिशा में आने का प्रयास करता है, हम इसके विपरीत दिशा में ऐसे बल लगाते हैं यानी कार्य करते हैं। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना कार्य करना पड़ेगा, मान लेते हैं कितना डिग्री घुमा दिया गया, ये थीटा डिग्री घुमाया गया इसे। तो कार्य कैसे निकालेंगे आपको ध्यान देना होगा। तो पहले लिख लेते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी वैद्युत द्विध्रुव ए बी कर दीजिए, ए बी जिसकी लंबाई 2L है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं, P है। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से अल्पांश कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य। थोड़ा सा समझिए आप यहाँ पे, आपको थोड़ा हम पीछे ले चलते हैं। आप पढ़े होंगे कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ऐसे समझिए, कार्य वर्क, कार्य बराबर फोर्स बल गुणा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, यह होता है। W बराबर F इंटू R होता है। ये जानते हैं कब का है? ये उस समय का फार्मूला होता है जब कण सरल रेखा पथ पर चल रहा हो, और सरल रेखी पथ पर चलने के साथ साथ फोर्स, ये जो फोर्स F है इसमें कोई परिवर्तन न हो रहा हो। इसका मतलब समझ रहे हैं? ऐसे चाक है, अब चाक यहाँ रखा हुआ है, इस पर 4 न्यूटन का बल लगाया और धीरे धीरे 4 न्यूटन का बल हमेशा लग रहा हो, उस समय ये फार्मूला काम करता है। लेकिन अगर एक रबर हो और रबर को खींचा जाए तो पहले 5 सेंटीमीटर खींचने में कम बल लगेगा, फिर कहा जाए 1 सेंटीमीटर और खींचो तो 1 सेंटीमीटर खींचने में 7 न्यूटन का बल लगा, फिर कहा जाए 1 सेंटीमीटर और खींचो तो 7 नहीं, अब लगाना पड़ेगा 8 न्यूटन का बल, यानी ज्यों-ज्यों खींचना पड़ेगा त्यों-त्यों बल यानी फोर्स का मान बढ़ रहा है। जब फोर्स स्थिर नहीं होता है तो उस स्थिति में इसको क्या लिखते हैं? dW = dr। अगर dr छोटा सा स्मॉल एलिमेंट अगर खींचा गया हो या फोर्स क्या हो रहा हो, बदल रहा हो, उस स्थिति में dW बराबर F इंटू dr, और पूरा बल लगाना होता है तो ऐसे क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। कब? जब पिंड कहाँ चल रहा हो? रेखी पथ पर लीनियर मोशन कर रहा हो। यहाँ पर देखिए हमारा जो डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, यह लीनियर मोशन नहीं कर रहा है, यह एंगुलर मोशन है। ऐसे जो है
एंगुलर मोशन ऐसे जो है कोण पर घूम रहा है, इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में से रोटेट कर रहा है। जब ऐसे रोटेट करेगा तो याद करिए किया गया कार्य बल नहीं लगता है, टाउ लगता है। और यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको डी थीटा कहते हैं। तो ऐसे लिखेंगे टाउ डी थीटा। तो यहाँ पर डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे, डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। क्या करेंगे हम, पहले बहुत छोटा डी थीटा घुमाया, फिर कार्य निकाल लिया, फिर डी थीटा और घुमाया, फिर छोटे छोटे कोण पर घुमाता गया, कार्य निकालता गया। कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है। और एक ही में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने का तरीका हमारे पास क्या होता है, समाकलन, कैलकुलस में इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। उससे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिए डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं कि थीटा 1 कोण से कहां घुमा रहे हैं, थीटा 2 कोण पर। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रल डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रल टाउ डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब टाउ ये क्या है, टार्क है। और आप जानते हैं टार्क कितना होता है, किया गया का डब्ल्यू बराबर इंटीग्रल थीटा 1 से थीटा 2, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा डी थीटा। पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, डाइपोल मोमेंट है, कांस्टेंट होता है। और एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे तो यह हो गया पी ई इंटीग्रल थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। चूंकि आप अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं, दिक्कत होगी, लेकिन आगे जब पढ़ेंगे इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर साइन थीटा का इंटीग्रेशन निकालेंगे, डब्ल्यू बराबर पी ई, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास थीटा। और कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। या डब्ल्यू बराबर पी ई, और ये माइनस को बाहर कर दीजिए, इस माइनस को हमने बाहर कर दिया। इसको एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो लिखेंगे कास थीटा 2, माइनस करके एक बार लोअर लिमिट रखेंगे कास थीटा 1। माइनस को जब अंदर कर देंगे तो यह हो जाएगा पी कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। यह वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य है, जनरल फार्मूला है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले वैद्युत द्विध्रुव तो ऐसे था, इस तरह से था, वैद्युत क्षेत्र के दिशा में था। और वैद्युत क्षेत्र के दिशा में रहा होगा तो थीटा 1 बराबर क्या रहा होगा, 0। और यहाँ पर थीटा को घुमाया तो थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा थीटा 1 बराबर 0 से थीटा 2 बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य W बराबर पीई cos 0 माइनस cos थीटा। या W बराबर पीई cos 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस cos थीटा। इस फार्मूला को याद रखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य W बराबर पीई 1 माइनस cos थीटा। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, इसको यहाँ बना दे रहे हैं हम।
यह जो है हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ई है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी इसी दिशा में रखा गया है, पी, ये पी है। तो यहाँ पर थीटा बराबर कै डिग्री हुआ, 0 डिग्री। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र ई है और वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे रखा गया है। यहाँ पर थीटा बराबर कै डिग्री, 90 डिग्री। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है ई, और वैद्युत द्विध्रुव को इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रखा गया है, इधर इस साइड में रखा गया है। यहाँ पर थीटा बराबर कै डिग्री, 180 डिग्री। अगर इन परिस्थितियों में पूछा जाए किया गया कार्य कितना होगा, तो देखिए कितना होगा। जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हो तो W बराबर PE 1 माइनस cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस 1 बराबर क्या आ गया, 0। 90 डिग्री हो तो W बराबर PE 1 माइनस cos 90, और जब cos 90 की वैल्यू होती है 0 तो PE 1 माइनस 0 बराबर प्लस PE। 180 हो तो W बराबर PE 1 माइनस cos 180, और यह हो जाएगा PE 1 माइनस cos 180 का मान होता है -1, तो यह हो जाएगा PE, और 1 प्लस 1 इक्वल टू 2PE। इस तरह से आप किसी भी एंगल पर कहीं पर भी निकाल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र को घुमाने में कितना कार्य होता है। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, जो वैद्युत, हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है ई, और वैद्युत क्षेत्र में हमें निकालना है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है और ये थीटा कोण पर रखा हो तो इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी। इसको निकालने का तरीका देखिए क्या होता है। पहले लिख लीजिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 2L है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है। जैसे बनाया फिगर वैसे लिख दिया गया। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, किस स्थिति को, थीटा कोण पर रखा गया है, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाते हैं। ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव मान लीजिए है, और इसको कहां से लाया, इसे इसके अंदर लंबवत लाया और अनंत पर, अनंत से लाया यहाँ पर लंबवत, किसके, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत लाते हैं, और थीटा कोण पहले ऐसे लाएंगे और ला करके फिर थीटा कोण ऐसे घुमाएंगे, थीटा कोण घुमाते हैं। इस प्रक्रिया में कार्य दो भागों में किया जाता है। एक तो कार्य निकालेंगे कि इस वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत लाते हैं तो कितना कार्य हुआ, अब फिर थीटा कोण घुमाते हैं तो कितना कार्य हुआ, और इन दोनों कार्यों को जोड़ देंगे, वही कार्य इसके अंदर किस रूप में हो जाएगा, संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो जाता है, संचित। तो देखिए कैसे निकालते हैं इस कार्य को, इसको नोट कर लें। लंबवत लाने में किया गया कार्य देखिए, ये जो प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश पर फोर्स किधर लगेगा, इधर। इस माइनस क्यू पर फोर्स किधर लगेगा, इधर। इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, क्यू ई, इधर भी इधर होगा माइनस क्यू ई, और इधर क्या होगा, प्लस क्यू ई, इस साइड में इधर। अब ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश को भी कहां से लाए हैं, अनंत से लाए हैं। माइनस क्यू को कहां से लाए हैं, अनंत से लाए हैं। इस पर, यहाँ पर ये तो देखिए इस पॉइंट पर ये ऐसे इस दिशा में लगेगा, F बराबर माइनस क्यू ई। ये लंबवत लाया गया है, डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, पहले ऐसे लाया गया फिर ऐसे घुमाया गया। लंबवत लाने में कितना कार्य होगा, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य
किया गया कार्य W1 मान ले रहे हैं, W प्लस Q आवेश को लाने में किया गया कार्य W1 तथा Q2 माइनस Q आवेश को लाने में किया गया कार्य माइनस W1 होगा। बिल्कुल होगा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो जितना बल लगेगा इसको लाने में उतना ही बल लगेगा इसको लाने में, क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है। और अनंत से इसको भी ला रहे हैं, अनंत से इसको भी ला रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बराबर है। एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस वाले के लिए प्लस W1 और माइनस के लिए माइनस W1। किया गया कार्य W1 तथा माइनस Q आवेश को लाने में किया गया कार्य W1 होगा। अब यहां से क्या कर रहे हैं हम, थीटा डिग्री घुमा रहे हैं। थीटा डिग्री घुमाने पर यानी 90 डिग्री से कै डिग्री तक, थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। अब लिखेंगे नंबर 2, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत 90 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य W1 इसको लिख दे रहे हैं W2 इज इक्वल टू क्या बताया गया है आपको, PE cos 90 माइनस cos थीटा, थीटा नहीं, हाँ थीटा कर दीजिए, cos 90 माइनस cos थीटा, थीटा डिग्री पर घुमा रहे हैं। तो W2 की वैल्यू कितनी आ गई, W2 बराबर माइनस, ये 0 होता है तो ये आएगा माइनस PE cos थीटा। अतः किया गया वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कुल कार्य वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से थीटा कोण पर लाने में किया गया कुल कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से थीटा कोण पर लाने में कुल कार्य W बराबर W1 माइनस W1 प्लस W2, ये दोनों कट जाएगा। W2 की वैल्यू है माइनस PE cos थीटा। किया गया यह कार्य किस रूप में बदल जाता है, स्थिति ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। किया गया यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। अतः वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा U बराबर माइनस PE cos थीटा या U बराबर माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E, ये दोनों वेक्टर है और ये स्केलर क्वांटिटी है। इसमें 3 कंडीशन इसमें भी होते हैं, तीनों कंडीशन देख लेते हैं।
ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और इसी दिशा में है वैद्युत द्विध्रुव। और एक वैद्युत क्षेत्र, एक कंडीशन यह भी हो सकता है वैद्युत द्विध्रुव ऐसे हो, P ऊपर है, यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। एक कंडीशन ऐसे भी हो सकती है। यहाँ पर थीटा बराबर 180। अब इस फार्मूला का यहाँ प्रयोग करेंगे। फर्स्ट वाले में देखिए u बराबर माइनस पीई, थीटा के जगह पर 0 तो माइनस पीई। यहाँ पर u बराबर माइनस पी कास 90, कास 90 की वैल्यू 0 तो u बराबर 0। u बराबर माइनस पी कास 180, कास 180 का मान माइनस माइनस मिलकर के होगा प्लस पीई। वैद्युत स्थिति ऊर्जा वैद्युत द्विध्रुव की माइनस पी 0 और प्लस पी का मतलब क्या है समझिए। कोई भी वस्तु वो चाहता है कि मेरे पास कम से कम पोटेंशियल एनर्जी रहे, कम से कम, तो वो उस स्थिति में रहना पसंद करता है। ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ऐसे अगर वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे रखेंगे तो ये इस पर इधर बल लगेगा प्लस पर और माइनस पर इधर लगेगा, ये खींच करके यहीं पर लाएगा। यानी किसी भी कंडीशन से ऐसे रखिए, इस तरह से रखिए, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो उलट करके ऐसे आ जाएगा। तो ये जो है 0 है, ये माइनस पी है प्लस। अगर पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा सबसे कम कब होती है, तो सबसे कम 0 नहीं होगा, 0 से कम होता है माइनस पी, 0 से भी कम है माइनस पी। जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के दिशा में स्थित हो उस समय उसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो कितनी होती है, वो होती है माइनस पीई। इस स्थिति में यह संतुलन की अस्थाई संतुलन होता है, इसको बोलते हैं अस्थाई संतुलन। अस्थाई संतुलन की स्थिति में होता है। और देखिए जब 90 डिग्री पे होता है तो उसके पास एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और जब 180 अपोजिट में रखा जाता है 180 डिग्री पर, तो उस समय इसके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है प्लस पी। इस समय क्या होता है, अस्थाई संतुलन में होता है, अस्थाई संतुलन इसको बोलते हैं, अस्थाई संतुलन की स्थिति में होता है। अगर प्रश्न इस पर पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव अस्थाई अनस्टेबल कब होता है, तो कहेंगे अनस्टेबल तब होता है जब उसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण करिए और उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। या पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव की पोटेंशियल एनर्जी सबसे अधिक कब होती है, तो क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अपोजिट होती है। इस पर बहुत से प्रश्न बनते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, क्योंकि आज ये चैप्टर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गॉस प्रमेय और वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे वैद्युत धारिता के साथ, और आप न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाते रहें। फिर मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल लगाएं तो आप उसको जो है नोट करके या आप फोटो क्लिक करके ये जो आपका ग्रुप बना है ग्रुप पे डाल दें, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और नहीं अगर समझ में आता है तो सॉल्व करते रहिए।